सागर शर्मा जो है वो स्पीकर की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन तमाम सांसदों ने उसे पकड़ लिया। भगत सिंह ने भी संसद में पहुंचकर बम फोड़ा था और उनका ये कहना था पूरी कहानी पर जब पूछताछ हुई तो मास्टर बी प्लान भी बताया गया। ये बताया गया कि संसद हमले की बरसी वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा कि कैसे ठीक 21 साल बाद संसद में जो कुछ भी हुआ है वो आप सभी के सामने है। आपने देखा है कि कुछ चंद युवा विजिटिंग गैलरी में पहुंचते हैं और फिर विजिटिंग गैलरी से कूद जाते हैं और स्प्रे कैन के सहारे कैसे संसद में रंग फैला देते हैं। विजिटिंग गैलरी से कूदने वाला एक लड़का लखनऊ का सागर शर्मा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सागर शर्मा जो है वो स्पीकर की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन तमाम सांसदों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सभी के सामने है। आप सभी ने इसे देखा। इसको देखने के बाद आप सभी ने ये माना कि ये संसद की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है, ये संसद की सुरक्षा पर सबसे बड़ा चूक है, होना भी चाहिए। वो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और उसकी सुरक्षा पर अगर सवाल होता है तो होना जरूरी है। ये सवाल जरूरी है कि देश के संसद में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। अगर व्यवस्था है तो स्प्रे केन के सहारे ये बच्चे कैसे वहां पहुंच गए और जब वो वहां पहुंचे तो सुरक्षा में मौजूद जो तमाम लोग थे वो कहाँ थे, उन्होंने उन बच्चों को रोका क्यों नहीं। सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है जो संसद का जो कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, एकदम नया नया बना है, उसमें सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये एक सवाल लोगों का था। लेकिन इसके उलट एक पक्ष ऐसा भी था जो इन युवाओं के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा था। वो ये कह रहा था कि हमें तो इतिहास की याद आ गई, हमें तो भगत सिंह की याद आ गई। कैसे भगत सिंह ने भी संसद में पहुंचकर बम फोड़ा था और उनका ये कहना था कि वो बहरे लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो इतिहास याद दिला दी इन युवाओं ने। दो पक्ष है, एक पक्ष इन युवाओं को गलत ठहरा रहा है। उनका ये मानना है कि इस तरीके का काम जो इन युवाओं ने किया है वो सरासर गलत है और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट एक पक्ष ऐसा है जो इन युवाओं के साथ है और उनका ये मानना है कि ये बागी लोग कर सकते हैं, ये देश के वीर बच्चे हैं, वीर युवा हैं। इस तरीके की बात भी सोशल मीडिया पर आई है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो युवा जो संसद में पहुंचे थे, वो युवा जो संसद के बाहर थे, वो कौन थे, उन्होंने संसद में रंग फैलाकर क्या मैसेज देने की कोशिश की, उन्होंने संसद में रंग क्यों फैलाया, यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम उस सागर शर्मा के फेसबुक प्रोफाइल की बात करेंगे, उनके घर में मिली एक डायरी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार सोच कर देखिए कि ये बच्चे पढ़े लिखे थे। इन बच्चों में से कुछ बच्चे एमफिल तक की डिग्री लिए हुए थे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जिनके पास अच्छी डिग्री है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके का कदम क्यों उठा रहे हैं, उनके आखिर ऐसी क्या मंशा थी। वो ठीक ये तो समझ रहे होंगे कि अगर वो डायरी बरामद पहुंचेंगे और इस तरीके का बताई जाती है कि सागर शर्मा की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करेंगे, इस तरीके से विजिटिंग गैलरी से कूद कर अगर रंग फैलाएंगे तो उन पर सजा तो होगी ही और बड़ी सजा होगी। ये जानते हुए भी अगर बच्चों ने इस तरीके का कदम उठाया है तो क्यों उठाया है, यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। लखनऊ के सागर शर्मा के घर जब एलआईयू पहुंचती है और घर में जब जांच की जाती है तो 2 डायरी बरामद होती है और वो डायरी बताई जाती है कि सागर शर्मा की है। सागर शर्मा की जो डायरी मिली है उसमें सागर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो सुनने की जरूरत है, वो सुनने की जरूरत है। उसमें क्या लिखा हुआ है सुनिए। उसमें लिखा हुआ है कि मेरे लिए संघर्ष का राह चुनना आसान नहीं है। 5 साल से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों का हक छीनना जानता हो। दरअसल ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो अपने सुख को त्याग करने की क्षमता रखता हो। इस तरीके की बात सागर शर्मा ने लिखी है, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने सुख चैन को समाज के प्रति समर्पित कर सकता है। आगे वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सुनिए। सागर शर्मा की डायरी शुरू होती है, उसमें वो लिखते हैं कि आज लगभग 5 वर्ष बाद मैंने लिखना शुरू किया है। इन 5 वर्षों में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव
इसलिए लिखने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे भी लिखने की मानसिक स्थिति बनेगी या नहीं बन पाएगी ये मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन सच कहूँ तो मैं बेहद इच्छुक हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी मानसिक स्थिति और अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों को मैं लिखकर पाठकों के सामने रखना चाहता हूँ। ये सागर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मैं समाज के वर्तमान को अपने लिए पारदर्शी बना सकूं। ब्रह्मांड की शुरुआत से धरती पर इंसानों की मानसिक, सामाजिक और वास्तविक स्थिति की व्याख्या करने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो अपनी डायरी की शुरुआत करते हैं और आगे वो बहुत कुछ लिखते हैं। वो अपनी डायरी में हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कोटेशन वगैरह भी लिखा है उन्होंने लिखा है कि दर्द अपने वतन का मुझे देखा जाता नहीं, दुश्मन के आगे झुकना मुझे किसी ने सिखाया नहीं। इस तरीके से देश से जुड़े मुद्दों को वो कई बार लिखते रहते हैं। देशभक्ति की भावना उनके डायरी में दिखती है। ये डायरी काफ़ी पुरानी है। 13 जून 2015 वो डायरी पर कोट करते हुए इस दिन को लिखते हैं और वो लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी वतन के नाम कर दिया है, मैं अपनी ज़िंदगी को वतन के नाम कर चुका हूँ और इसी कदम पर आगे बढ़ूंगा, आज़ादी की ओर बढ़ूंगा। इस तरीके से उनके डायरी के पन्ने आप पलटते जाएंगे, उस पर आपको देश के मुद्दे देखने को मिलेंगे। बेरोजगारी पर आपको कई पोस्ट दिखेंगे। अगर आप इनका फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो भी आप इस पर देख पाएंगे कि जो भी मुद्दे होते हैं उस पर ये बोलते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो। इस तरीके से आप इनके फेसबुक और इनके डायरी को देखकर ये समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पोस्ट को देखते हैं तो एक पोस्ट पर मेरा ध्यान गया, मैं वो पोस्ट आपको बताना चाहती हूँ। लिखा है कि मैं लिखना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन अगर आपकी पहुंच ही सीमित हो, परंतु इस प्रकार की किसी व्यक्ति के लिए उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि जरूर हो सकती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लिखने से व्यक्तिगत संतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन इसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि कोई है नहीं। आगे वो लिखते हैं कि भारत एक भयानक स्थिति से गुजर रहा है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच डूबती अर्थव्यवस्था एक ऐसे दृश्य को प्रदर्शित करती है जैसे चौराहे पर दुष्टता की पराकाष्ठा हो रही हो और लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके खुद को जिंदा रखने में ही एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हों। इतनी बड़ी घटना पर लोगों की चुप्पी है, इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं। सागर शर्मा का फेसबुक प्रोफाइल देखा जाए, उसकी डायरी देखी जाए या उसकी इंस्टाग्राम आईडी को देखा जाए, हर जगह उसका बागी होना दिखाई देता है। हर जगह उसके अंदर एक अलग तरीके का व्यक्तित्व नजर आता है। उसके आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि वो हमेशा फेसबुक पर ऐसा लिखता रहता था। लोगों को लगता था कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि संसद में उसने इस तरीके का हंगामा किया है, तब लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बेहद ही सामान्य परिवार से आने वाला सागर ऑटो चलाता था। लोगों ने ये सोचा तक नहीं होगा कि जो वो फेसबुक पर बोल रहा है दरअसल वो जी भी रहा है। दरअसल सागर के अंदर ये सब कुछ पल रहा था और आज से नहीं, करीब 5-6 सालों से पल रहा था। फेसबुक पर उसने इस तरीके की बातें लिखी पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोग ये तक बता रहे हैं कि एक ग्रुप बना था, भगत सिंह फैन क्लब ग्रुप। इस ग्रुप में ये 6 लोग मेंबर थे। ये 6 लोग आपस में फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे और इस भगत सिंह फैन क्लब के सहारे बातचीत किया करते थे और वहीं से इन्होंने ये प्लान बनाया है। वहीं से इन्होंने एक तरीके का प्लान बनाया जिससे अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सके। इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके जेब से एक पन्ना भी मिला जो प्रधानमंत्री के नाम था। उस पर लिखा हुआ था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं खो गए हैं, अगर इनको कोई ढूंढ कर लाएगा तो स्विस बैंक से इन्हें पैसा दिया जाएगा। इस तरीके की बात सामने आई। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो कहीं ऐसा लगता है कि ये जो युवा थे वो अपनी बात रखने का एक तरीका संसद पर रंगीन कलर छोड़कर करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस तरीके का कुछ करते हैं तो मीडिया अटेंशन मिलेगी, मीडिया का ध्यान जाएगा। इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कई जगह पर यह तक कहा गया है कि वो खुद जाकर आत्मसमर्पण दे आए थे। थाने पर जाकर उन्होंने खुद अपने आप को समर्पित किया था। ये बात सामने आई है। इस पूरी कहानी
पर जब पूछताछ हुई तो मास्टर बी प्लान भी बताया गया। ये बताया गया कि जो लोग संसद में पहुंच गए थे वो तो ठीक, बाहर जो 2 लोग और मौजूद थे, अगर वो संसद भवन के पास तक नहीं पहुंच पाते तो मास्टर बी प्लान होता। और मास्टर बी प्लान ये था कि 2 लोग और मौजूद थे वहां पर जो मीडिया कैमरों के सामने जाकर रंग उड़ाते ताकि मीडिया अटेंशन मिलता। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है, अगर ऊपरी से ये देखा जाए तो ये समझ में आता है कि ये युवा अपनी बात सुनाने के लिए इस तरीके का कोई तरीका अपनाए हैं। इस तरीके को आप कैसा मानते हैं? इस तरीके को आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, इंतजार रहेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।